वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 मैथ्स का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.3 एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब नीचे जो पैटर्न दिया उसको ऑब्जर्व करो। ये स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3। देख सकते हो ये जो स्क्वायर शेप की टाइल्स है इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। स्टेज 1 में ये 1 है, स्टेज 2 में 3 है, स्टेज 3 में 5, स्टेज 4 में 7। इस तरह से कुछ है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न्स एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अप टू स्टेज 7 ऑफ द पैटर्न। स्टेज 4 तक आपको दिया हुआ है। 3 और स्टेज का बताओ कि आगे के 3 स्टेजेस में कितनी कितनी टाइल्स होंगी, यानी स्टेज 7 तक आपको बताना है। तो अगर आप स्टेज 1 से स्टेज 4 तक ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टाइल्स है वो ऑड नंबर का सीक्वेंस बना रही है। देखो स्टेज 1 में 1, स्टेज 2 में 3, स्टेज 3 में 5, 7। तो स्टेज 5 में क्या होगा? 7 के बाद क्या आता है? ऑड नंबर 9। स्टेज 6 में 11, स्टेज 7 में 13। ईच स्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 मोर टाइल्स टू द प्रीवियस स्टेज। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि हर अगले वाली स्टेज में 2 टाइल्स और ऐड हो जा रही है। स्टेज 1 में 1 थी, स्टेज 2 की बात कर लें तो 1 में 2 ऐड करो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। स्टेज 3 में 2 ऐड करोगे आ जाएगा 5, 5 में 2 ऐड करोगे 7। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। द टेबल मेंशंस द नंबर ऑफ टाइल्स फॉर द फर्स्ट 7 स्टेजेस। तो यहाँ टेबल में आपको दिया है कि पहली 7 स्टेजेस में हर एक स्टेज में कितनी स्क्वायर टाइल्स होंगी। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, 1 से 4 तक तो दिया ही है। 5, 6, 7 का मैंने बता दिया कि 9, 11 और 13 होगा। To generalize this pattern, we observe that the number of squares at each stage is 1 less than twice the number of term. अब इस पैटर्न को अगर हम जनरलाइज करना चाहते हैं, जनरलाइज मतलब एक जनरल रिलेशन हमको पता चल जाए, एक एक्सप्रेशन मिल जाए, एक फॉर्मूला मिल जाए कि किसी भी स्टेज का अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ स्टेज नंबर 54 पे कितनी टाइल्स होंगी, तो उस रिलेशन का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकें। अभी तो हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या पैटर्न बनना है कि हर अगली वाली स्टेज के अंदर नंबर ऑफ टाइल्स 2 ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ स्टेज नंबर 54 पे कितनी टाइल्स होंगी, तो अभी जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग तो आपको 2 ऐड करते जाना होगा। यानी स्टेज 7 में 13 है, स्टेज 8 में 15, इस तरह से करते जाओगे 54 तक तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक जनरल रिलेशन हम बनाते हैं, जहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो क्वांटिटीज़ हमको दी है, जैसे स्टेज और स्क्वायर टाइल्स का नंबर, इसकी बात हो रही है ना, इन दोनों का रिलेशन देखते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, ताकि हमको किसी भी स्टेज का पूछ ले तो उस रिलेशन का यूज़ करके हम बता सकें कितनी टाइल्स होंगी। तो यहाँ पर जो टेबल दिया है उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स एट ईच स्टेज इज 1 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्म। टर्म वही स्टेज, यहाँ पर टर्म लिख दिया, हालांकि स्टेज लिखता तो सही रहता। स्टेज नंबर को डबल करके उसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो उस स्टेज में कितनी टाइल्स होंगी इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। जैसे स्टेज 1 की बात कर लें तो इसको डबल करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर दे तो 2 1 से 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्टेज 2 की बात कर लें कि स्टेज 2 में कितनी टाइल्स हैं, तो इसके लिए भी आपको इसको डबल करना होगा, 1 सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो 2 2 4 माइनस 1 आ गया 3। इसी तरह से जैसे 5 देख लो, तो जिस स्टेज पे भी हम हैं उसको हमको डबल करके 1 सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो 5 को डबल करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 माइनस कर दो, 2 5 से 10 माइनस 1 आ गया 9 की नहीं। अब यहाँ से आपको स्टेज नंबर और नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स का रिलेशन मिल गया कि भैया जिस स्टेज का भी आपसे पूछ रहा है ना, जस्ट उसको डबल करके 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, उस स्टेज में कितनी टाइल्स होंगी ये आपको पता चल जाएगा। तो अब बताओ यही स्टेज नंबर 54 की बात कर लें तो आपको क्या करना होगा? 54 का डबल करके 1 सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो ये 108 माइनस 1 आ जाएगा 107। फॉर एग्जाम्पल इन टर्म 2 मतलब स्टेज 2 की बात कर रहा है, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 दैट इज 3। टर्म 2 है यानी स्टेज 2 है तो उसका डबल कर दो, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 1 सब्सट्रैक्ट कर दोगे आ जाएगा 3। इसी तरह से टर्म 5 की बात कर लें कि इसमें कितनी टाइल्स होंगी, तो 5 का डबल करके 1 सब्सट्रैक्ट कर दो आ जाएगा 9। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स एट स्टेज n इज गिवन बाई 2n माइनस 1। अगर आपसे स्टेज n का पूछ ले तो स्टेज को डबल करके 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डबल करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2n माइनस 1, तो ये आ जाएगा। द पॉलिनोमियल 2n माइनस 1 हैज़ डिग्री 1। तो 2n माइनस 1 जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो n है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वही हमारा डिग्री होता है, तो डिग्री 1 आ गया।
हैंस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो 2n-1 ये जो एक्सप्रेशन बना है वो एक तरह का लीनियर पॉलिनोमियल है। ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट इज 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू 2। इसी तरह से जो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स है उसके सीक्वेंस में जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब एक के बाद एक आने वाले जो टर्म्स है उनका डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, यानी वो फिक्स है, दैट इज 2। यहाँ टेबल में देखो 1 उसके बाद आ रहा है 3, तो 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हुए, एक के बाद एक आने वाले। इनके बीच कितने की डिफरेंस है, 3 - 1 दैट इज 2। 3 और 5 के बीच में देख लो, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस। तो हर अगल बगल वाले, या हम कह सकते हैं हर एक के बाद एक आने वाले, 5 उसके बाद आएगा 7, 7 उसके बाद आएगा 9, तो इसके बीच में 2 का डिफरेंस, यानी वो कांस्टेंट है। सब जगह 2 का ही डिफरेंस आ रहा है अगल बगल वाले नंबर के बीच में। दस विद ईच स्टेज द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इंक्रीजेस बाई 2। तो हर स्टेज के साथ नंबर ऑफ स्क्वायर जो इंक्रीज हो रहा है वो है 2। मतलब स्टेज आप एक इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो टाइल्स हैं वो 2 इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो आपने स्टेज 3 से 4 किया, 1 का इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स में कितने का चेंज हुआ, 5 से 7 दैट इज 2 का चेंज हुआ। ऐसे कहीं पर भी अगर आप 1 स्टेज इंक्रीज करोगे, जैसे आप 6 से 7 चले गए, 1 का इंक्रीज किए, तो यहाँ भी देखोगे नंबर ऑफ जो स्क्वायर टाइल्स है वो 2 ही इंक्रीज हुई। जैसे यहाँ हुई थी वही उतना यहाँ पर भी हुई। द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेज एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज अ लीनियर रिलेशनशिप। तो इसीलिए जो रिलेशनशिप है नंबर ऑफ स्टेज और नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स के बीच में वो एक लीनियर रिलेशनशिप है। क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी को हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक फिक्स चेंज दूसरी क्वांटिटी के अंदर होगा। जैसे अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया ना कि स्टेज में अगर हम 1 का इंक्रीज करें तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स में 2 का इंक्रीज होगा। अब इसी तरह कहीं भी आप 1 स्टेज का इंक्रीज करोगे तो वहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स का जो इंक्रीज है वो उतना ही होगा। जैसे यहाँ देखो 6 से 7 1 का इंक्रीज किए तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 11 से 13 हो गई, मतलब 2 इंक्रीज हो गई। और कहीं भी आप देख लो, जैसे अभी हम स्टेज 2 पे हैं, एक स्टेज अगर आगे बढ़े तो स्टेज 3 पे पहुंच जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स में कितना चेंज हुआ, 3 से 5 यानी 2 का। तो स्टेज और नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स में ये रिलेशन है। तो कहीं भी अगर आप स्टेज को 1 इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमेशा 2 इंक्रीज होगी। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। वहीं अगर ऐसा होता कि कहीं पर हम स्टेज को 1 इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कुछ इंक्रीज हो रही है, दूसरी जगह कुछ हो रही है। यानी ऐसे समझो कि अगर जैसे हम स्टेज 2 से 3 गए तो स्टेज 1 का इंक्रीज किए तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 3 से 5 हो गए, यानी 2 का इंक्रीज हो गई। अब आगे कहीं अगर ऐसी वैल्यू होती, जैसे यहाँ पर ये 13 ना होके 15 होता, तो 6 से 7 स्टेज 1 का इंक्रीज हुआ, लेकिन नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 11 से 15 हो गए, दैट इज 4 का इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर स्टेज में 1 इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइल्स का इंक्रीज 2 हो रहा है, यहाँ पर स्टेज का 1 इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइल्स का इंक्रीज 4 हो रहा है। तो फिर ये रिलेशनशिप लीनियर ना होता, लेकिन अभी सब जगह सेम आ रहा है तो लीनियर है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n-1 कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15th स्टेज एंड द 26th स्टेज ऑफ द पैटर्न। तो 15th स्टेज में कितनी टाइल्स होंगी, 26th स्टेज में कितनी होंगी, आपको बताना है। तो हमने देखो रिलेशन निकाला है, ये देखो यहाँ पर स्टेज n में हमारे पास 2n-1 टाइल्स होंगी, यानी n की वैल्यू क्या है, स्टेज नंबर है। तो हमसे 15th स्टेज का पूछ रहा है ना, तो यही 2n-1 में n की वैल्यू आप 15 रख दो, तो 15th वाले स्टेज में क्या हो जाएगा, 2 × 15 - 1 विच इज़ 29। 26th स्टेज का पूछ रहा है, तो 26 क्या है, स्टेज नंबर दिया है और n हमारा स्टेज नंबर ही तो है, तो n की जगह 26 रख दो -1, तो ये आ जाएगा 51। ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। इसी तरह से आप बताओ किस स्टेज में 21 टाइल्स होंगी, किस में 47 टाइल्स होंगी। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 21 और 47 रख के वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि स्टेज की वैल्यू है n। यहाँ देखो स्टेज n लिखा हुआ है, यानी n क्या है, स्टेज है, और 2n-1 क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि n क्या है, ये है स्टेज यानी स्टेज नंबर, और 2n-1 ये बता रहा है कि उस स्टेज में कितनी टाइल्स होंगी, नंबर ऑफ स्क्वायर या स्क्वायर टाइल्स। तो आपको ये देख लेना है कि स्टेज नंबर दिया है कि नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दिया हुआ है। जैसे हमने 15 और 26 का निकाला तो वहाँ पर स्टेज दिया हुआ है कि 15th वाली स्टेज 26 वाली स्टेज में कितनी टाइल्स होंगी, लेकिन आगे जो 21 और 47 दिया है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टाइल्स, यानी 2n-1 की वैल्यू दी है। तो 2n-1 की वैल्यू आपको दी है फर्स्ट वाले केस में 21, यानी अगर 21 टाइल्स हैं तो स्टेज नंबर क्या होगा, यानी n की वैल्यू आपको निकालनी है। n क्या है, स्टेज है,
तो ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के एक तरफ अगर कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट हो रही होती दूसरे साइड जाके ऐड हो जाती है, ऐड होती तो सब्सट्रैक्ट हो जाती। तो 2n इक्वल 21 + 1, 2n इक्वल ये 22 हो जाएगा। इक्वल के एक साइड कोई मल्टीप्लाई हो रहा होता है, दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 2n मतलब 2n से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11। यानी 11th स्टेज में हमारे पास 21 टाइल्स होंगी। इसी तरह से 47 टाइल्स किस स्टेज में होंगी, तो 2n - 1 की वैल्यू आप 47 पुट कर दो, यहाँ भी -1 को उधर भेज दोगे 48 आ जाएगी, n की वैल्यू 48 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 24। यानी 24th स्टेज में हमारे पास 47 टाइल्स होंगी। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि स्टेज नंबर और नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, उसके रिलेशन में कंफ्यूज ना होना, देख लेना आपको क्या दिया है। स्टेज नंबर दिया है कि टाइल्स दी है, स्टेज नंबर दिया है मतलब n की वैल्यू दी है, टाइल्स का नंबर दिया है मतलब 2n - 1 दिया हुआ है, तो 2n - 1 की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो 21 पुट करोगे तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी, 47 पुट करोगे तो 24 आ जाएगी। एग्जाम्पल 7, बेला हैज़ ₹100 फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40। बेला के पास ₹100 पॉकेट मनी है, मतलब अभी ₹100 उसके पास है, हर रोज़ वो ₹5 खर्च करती है, तो कितने दिन के बाद उसके पास ₹40 बचेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखो इसका आंसर टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, ये डे नंबर की बात कर लें, और फिर यहाँ नीचे अमाउंट लेफ्ट, उसके पास कितना रुपया बचा, ये नीचे वाले रो के अंदर आएगा। तो अगर डे नंबर 0 की बात कर लें तो उसके पास है ₹100, यानी पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके पास ₹100 पॉकेट मनी का है, यानी अभी तो ₹100 उसके पास है, लेकिन हर रोज़ वो ₹5 खर्च कर रही है। तो डे नंबर 0 को, यानी अभी एक दिन नहीं बीता तो वो ₹5 खर्च नहीं की है, मतलब पॉकेट मनी का पूरा ₹100 अभी उसके पास है। जब एक दिन बीत जाएगा तब उसका ₹5 कम होगा, क्योंकि हर एक दिन में वो ₹5 खर्च कर रही है। तो जब एक दिन बीतेगा तो मतलब उसमें किसी न किसी टाइम पे कभी ना कभी वो ₹5 खर्च की होगी, सुबह शाम दोपहर कभी भी, लेकिन एक दिन में ₹5 उसका खर्च हुआ होगा, इतनी बात तो है। तो डे नंबर 1 को क्या होगा, यानी 0 से 1 एक दिन बीत चुका है, यानी अब उसका ₹5 इस ₹100 में से खर्च हो चुका है, तो अब कितना बचा होगा उसके पास, ₹100 तो था ही उसके पास, एक दिन अभी बीता है ना 0 से 1, तो उसका एक ₹5 खर्च हो गया है, मतलब 100 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि अभी एक दिन बीता है और हर एक दिन में ₹5 खर्च हो रहा है, तो टोटल कितना खर्च हो गया, 1 × 5 विच इज़ 5। तो अब उसके पास रह गया है सिर्फ 95। इसी तरह से डे नंबर 2 की बात कर ले, यानी अब स्टार्टिंग से 2 दिन बीत चुका है, तो स्टार्टिंग में उसके पास ₹100 था, एक दिन में ₹5 खर्च हुआ, तो 2 दिन में कितना होगा, 2 × 5 विच इज़ 10, सब्सट्रैक्ट करोगे आ गया 90, यानी अब उसके पास ₹90 बचा। अगर इसी तरह से डे 3 की बात कर लें तो ₹100 स्टार्टिंग में था, 3 दिन बीत चुके हैं, हर एक दिन में ₹5, तो टोटल 3 × 5 विच इज़ ₹15 खर्च हो चुके हैं, आ गया 85। इसी तरह डे 4 का निकालोगे आएगा 80। आपको बताना है कि कब उसके पास ₹40 बचेगा। तो इस टेबल में आपको एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा होगा कि 100 देखो वो फिक्स है, हर जगह 100 तो आ ही रहा है, लेकिन 100 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस वैल्यू को ध्यान दो। जब डे 1 है तो 1 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डे 2 है तो 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डे 3 है तो 3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डे 4 है तो 4 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जो सभी डे दिया होगा, जैसे डे n की बात कर ले तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 - 5n, यानी 5 डे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। डे अगर 4 है तो 4 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डे अगर n है तो 5n से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी। तो कितने दिन के बाद उसके पास ₹40 बचेगा, तो ये जो ₹40 दिया है वो किसकी वैल्यू है, डे नंबर की वैल्यू नहीं है कि कितना दिन बीता है, कितना उसके पास बचा इसकी वैल्यू है। मतलब ये n की वैल्यू आपको नहीं दी है, 100 - 5n की वैल्यू आपको दी है कि उसके पास ₹40 बचा है, मतलब अमाउंट लेफ्ट, ये वाली रो के अंदर जो वैल्यू आ रही है, जो रिलेशन आ रहा है, इसकी वैल्यू दी है। तो 100 - 5n की वैल्यू आपको 40 दी है। अब ये -5n उधर जाके +5n हो जाएगा, ये 40 पॉजिटिव उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, यानी 100 - 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5n। तो 5n इक्वल 100 - 40 विच इज़ 60। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 60 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 12, यानी 12 दिन के बाद उसके पास ₹40 बचेगा। यही चीज़ मैंने आपको बताई। ऑब्जर्व द अमाउंट लेफ्ट ऑन द nth डे क्या हो जाएगा, ₹100 - 5n, देयरफॉर ऑन 12th डे द अमाउंट लेफ्ट विल बी, यानी 12वें दिन क्या होगा, या हम कह सकते हैं 12 दिन जब बीत जाएंगे तब क्या होगा, 100 स्टार्टिंग में था, हर एक दिन ₹5 खर्च हो रहा है, तो 12 दिन में 12 × 5 इतना सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी इतना कम कर दो, तो आ जाएगा 40। थिंक एंड रिफ्लेक्ट,
व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे। तो 15th डे को कितना अमाउंट उसके पास बचेगा। तो यहाँ पर आपको डे की वैल्यू दी है और कितना अमाउंट बचेगा ये आपको निकालना है। यानी आपको n की वैल्यू दे दी है, आपको निकालना है 100 माइनस 5n की वैल्यू, क्योंकि 100 माइनस 5n क्या है, ये देखो अमाउंट लेफ्ट, इसका रिलेशन हमने निकाला है 100 माइनस 5n। तो इस रिलेशन में n की जगह आप 15 पुट कर दो। तो 15th डे का पूछ रहा है ना, तो 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 15, 50 5 75, तो यहाँ से आ जाएगा 25। यानी 15वें दिन उसके पास 25 रुपये बचा होगा। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द इंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड। आपको ये बताना है कि कितना दिन लगेगा सारे अमाउंट को स्पेंड होने में, यानी पूरा 100 रुपये खर्च होने में कितना दिन लगेगा। तो अब आपको डे की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू आपको बतानी है। अमाउंट स्पेंड क्या बता रहा है कि पूरा खर्च हो गया, मतलब अब उसके पास 0 रुपीज़ बचा। तो इस केस में आपको 100 माइनस 5n को इक्वेट करना होगा 0 से। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो किसका था, अमाउंट लेफ्ट, उसके पास कितना रुपए बचा, तो पूरा खर्च हो गया मतलब 0 रुपये बचा, तो इसीलिए 0 से इक्वेट कर रहे हैं। 5n उधर चला जाएगा, उधर तो 0 ही है, तो ये 100 n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 20। यानी 20 दिन में उसका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। और वैसे भी देख सकते हो भाई, एक दिन में 5 रुपये खर्च हो रहा है, तो 20 दिन में कितना हो जाएगा, 100 रुपये खर्च हो जाएगा, 100 रुपये था ही, मतलब पूरा खर्च हो जाएगा। एग्जाम्पल 8, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। एक ऑटो रिक्शा का जो फेयर है, मतलब जो किराया है, वो 25 रुपीज़ से स्टार्ट करता है और पहले 2 किलोमीटर के लिए वही 25 रहता है। देन इट इंक्रीजेज बाई ₹15 पर किलोमीटर। उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ इंक्रीज हो जाता है। वॉट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के ट्रेवल के लिए कितना फेयर लगेगा, कितना किराया लगेगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो हमको क्या दिया है, फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर द फेयर इज 25। पहले 2 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो है 25, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, यहाँ भी बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। कुछ बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जो फेयर है वो 25 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले किलोमीटर का 25 लगेगा। दूसरे किलोमीटर यानी जब गाड़ी 2 किलोमीटर चल जाएगी तो पहले किलोमीटर 25 फिर से 25 लगेगा, तो 2 किलोमीटर चलने पे हो जाएगा 50। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो सिंपल लिखा है 25 रुपीज़ पर किलोमीटर, नहीं लिखा है। तो ये गलती आप ना करना जो ऑफलाइन बैच के कुछ बच्चे कर रहे हैं कि जो फेयर है वो 25 रुपीज़ है, तो 1 किलोमीटर का 25, 2 किलोमीटर का 25 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ 50। सिंपल कह रहा है कि 25 है कि पहला 2 किलोमीटर जब गाड़ी चलेगी तो उसका किराया आएगा 25, बस, पर किलोमीटर नहीं है। तो अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो भी 25 देना होगा, अगर 2 किलोमीटर जाओगे तो भी आपको टोटल 25 देना होगा। मतलब 2 किलोमीटर जाके आप गाड़ी से उतर गए कि भैया आगे हमको नहीं जाना, तो आपको 25 देना होगा। अगर 1 किलोमीटर पे उतरते तो भी आपको 25 देना होता। कहने की बात ये है। फिर उसके बाद यानी 2 किलोमीटर से जब आगे बढ़ेंगे तो पर किलोमीटर देखो ये वैल्यू दी है 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो अब जैसे जैसे 3 किलोमीटर ऑनवर्ड हमारा किलोमीटर इंक्रीज होगा, 15 रुपीज़ इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी फिर उस केस में देखेंगे कि और कितना किलोमीटर हम चले। तो क्वेश्चन समझ गए। ये सारा टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आगे एक्सरसाइज में जो गलती हो रही है बच्चों से वो आपसे ना हो। अभी ये चीज़ आपने अगर अच्छे से समझ ली तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 10 किलोमीटर का फेयर क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहले 2 किलोमीटर का जो फेयर है वो तो 25 हो गया। फॉर एवरी किलोमीटर देयर आफ्टर द फेयर विल इंक्रीज बाय 15। उसके बाद हर एक किलोमीटर में 15 रुपीज़ इंक्रीज होता चला जाएगा किराया। तो यहाँ पर देखो आपको टेबल दिया, पहले हम टेबल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रो में आपको किलोमीटर ट्रेवल दिया है, सेकंड रो में आपको फेयर दिया है कि कितना किराया लगेगा। अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 25 रुपीज़ देना होगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 25 रुपीज़ देना होगा। अगर 3 किलोमीटर ट्रेवल किया गया तो फेयर कितना बनेगा, पहले 2 किलोमीटर का तो किराया लगेगा 25, फिर अगला जो 1 किलोमीटर है उसमें पर किलोमीटर 15 रुपीज़ देना होगा। तो 1 ही किलोमीटर और चले हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 15, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना किराया बनेगा वो आ जाएगा विच इज़ 40। अब इसी तरह से अगर 4 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं तो पहले 2 किलोमीटर का तो वो फिक्स है 25, लेकिन इसके बाद का जो 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का 15 रुपीज़, 2 किलोमीटर का 2 मल्टीप्लाई बाय 15, तो टोटल के लिए इनको ऐड कर लो तो आ जाएगा 55। अगर 5 किलोमीटर ट्रेवल किया गया तो यहाँ भी वही, पहला 2 किलोमीटर का तो भैया फिक्स है कि 25 रुपीज़ देना होगा, लेकिन 3 किलोमीटर और जो चले उसमें हर एक किलोमीटर का 15 रुपीज़ और, तो 1 किलोमीटर का 15 तो 3 किलोमीटर का 3 मल्टीप्लाई बाय 15, टोटल के लिए इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 70। इसी तरीके से अगर 6 किलोमीटर ट्रेवल किए गए तो पहले 2 किलोमीटर का तो 25, बाकी अगला जो 4 किलोमीटर है उसका पर किलोमीटर 15, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 15, ऐड करने पर आ जाएगा 85। अब इस टेबल से आप किलोमीटर ट्रेवल और फेयर का रिलेशन निकालो। जैसे मैंने आपको दिखाया था वो स्टेज और नंबर ऑफ टाइल्स वाले में कि हमको रिलेशन निकालना होता है।
जो दो क्वांटिटीज दी है उसका। तो एक है किलोमीटर ट्रेवल, दूसरा है फेयर, इसके बीच में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहले 2 किलोमीटर का तो फिक्स है, उसमें तो कुछ चेंज नहीं है। लेकिन अगर किलोमीटर की वैल्यू 3 आ रही है तो यहाँ देखो 25 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15 हो रहा है। किलोमीटर अगर 4 है तो 25 ये तो फिक्स है, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। हर जगह देख सकते हो 25 तो स्टार्टिंग में है ही। 25 में जो चीज़ ऐड हो रही है उसी में चेंज आ रहा है, और उसमें भी आप देखो तो 15 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, बस ये नंबर चेंज हो रहा है। तो किलोमीटर 3 में यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है, किलोमीटर 4 में यहाँ 2 मिल रहा है, 5 में 3 मिल रहा है, बाकी 25 15 तो वही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। जो चीज़ चेंज हो रही है हमारा फोकस उस पर होगा। 6 किलोमीटर तो यहाँ पर 4 आ रहा है, मतलब यहाँ पर देख सकते हो इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। अगर 3 किलोमीटर तो यहाँ पर 1, 4 किलोमीटर तो यहाँ पर 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, अगर 5 किलोमीटर तो 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, अगर 6 किलोमीटर तो 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। तो अब बताओ इसी तरह से अगर हम चलते चले जाएँ तो अगर n किलोमीटर गाड़ी चली तो उसका रिलेशन क्या होगा? देखो 25 तो फिक्स है ही, प्लस यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 2, क्योंकि ये जो नंबर है वो किलोमीटर से 2 कम है। ये मैंने आपको बता दिया कि 1 है जो कि 3 से 2 कम है, 2 है जो कि 4 से 2 कम है, 3 जो कि 5 से 2 कम है, इसी तरह से चल रहा है। फिर 15 तो सभी जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमने कर दिया। तो कितना किलोमीटर चली है अगर उसकी वैल्यू n है तो फेयर का रिलेशन क्या निकल के आया? 25 प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 15। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया 10 किलोमीटर ट्रेवल करने पे कितना किराया लगेगा। किलोमीटर की वैल्यू आपको दी है, मतलब n की वैल्यू दी है, फेयर का बताना है, मतलब इस रिलेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस रिलेशन में जो n की वैल्यू है वो पुट कर दो। n हमसे कह रहा है कि 10 किलोमीटर की बात कर रहा है। फॉर 10 किलोमीटर फेयर क्या हो जाएगा? 25 प्लस n की जगह 10 रख दो तो 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 25 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 15 विच इज़ रुपीज़ 145। तो 145 रुपीज़ किराया आएगा, यही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देयरफॉर द टोटल फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर विल बी 25 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ 145। ऑब्जर्व दैट द टोटल फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ n किलोमीटर विल बी, n का रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया, ₹25 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो और छोटा बन जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 15 n से मल्टीप्लाई होगा, 15 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 15 n माइनस 5, जहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर का तो फिक्स है, वहाँ पर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है। हियर द फेयर फॉर ए स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस n किलोमीटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड का फेयर है वो फंक्शन है डिस्टेंस n किलोमीटर का, मतलब ये जो है वो n का फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर n है, n की वैल्यू इनपुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू हमको मिलेगी। फंक्शन क्या होता है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं इससे पहले के टॉपिक्स में। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी ₹130। कितने किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो होगा ₹130। किलोमीटर मतलब n की वैल्यू आपको बतानी है, फेयर की वैल्यू आपको दे दी है, मतलब जो रिलेशन हमने निकाला जिसको सॉल्व करके 15 माइनस 5 आएगा, इसकी वैल्यू आपको दे दी कि भैया ये किराया है, इसकी वैल्यू है 130, n की वैल्यू आप बता दो, तो जब सॉल्व करना है -5 उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा 135 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 135 डिवाइडेड बाई 15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, यानी 9 किलोमीटर का जो किराया है वो है ₹130। नोट दैट इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स द nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। अब जितना भी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा वहाँ पर जो nth टर्म है वो लीनियर एक्सप्रेशन है n में, मतलब यहाँ पर वेरिएबल n है और एक्सप्रेशन हमारा कैसे बनना है, लीनियर है। n की हाईएस्ट पावर हर एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो 1 है। द लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। लीनियर पैटर्न क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस नंबर का जहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी हर एक के बाद एक आने वाले जो टर्म्स हैं उसके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। जैसे इस वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो कि फर्स्ट 2 किलोमीटर का तो सेम है, सेकंड किलोमीटर की बात करें 25 है, फिर थर्ड किलोमीटर का है 40, तो इसके बीच 15 का गैप है। इसी तरह से 40 और 55 के बीच में 15 का गैप है, यहाँ पर 15 का गैप है, इसमें 15 का गैप है, तो हर एक के बाद एक आने वाले फेयर की जो वैल्यू है उसमें 15 का डिफरेंस है, तो ये कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, तो ये लीनियर पैटर्न बना रहा है। अब लीनियर पैटर्न्स के बारे में जो चैप्टर हमारा है सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन, उसके बारे में और पढ़ेंगे। अब देखो इसके बाद एक्सरसाइज है, आप पहले अपने से ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th, उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।